गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक आपको बता रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे बीए पार्ट के सिलेबस और दोनों बुकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए छात्रों, बीए पार्ट थर्ड में अपने पहला जो पेपर है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विकास और वित्त। ये पेपर आपके लिए कंपलसरी है, सभी छात्रों को इस पेपर को पढ़ना होगा। दूसरा जो पेपर है उसमें दो विकल्प दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों विकल्पों में से आपको एक पेपर का चयन करना होगा। पहला विकल्प है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दूसरा विकल्प है प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग। इन दोनों पेपरों में से आपको एक पेपर का चयन करना है। यदि आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग ये नहीं पढ़ना होगा, और यदि आप प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये पेपर, पहला पेपर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विकास और वित्त, यह अनिवार्य रूप से पढ़ना है, और इन दोनों में से आपको एक पेपर का चुनाव करना है। ये पेपर कंप्लीट रूप से गणितीय पद्धतियों का प्रयोग है अर्थशास्त्र में, टेक्निकल पेपर है, और हायर एजुकेशन के लिए या आगे रिसर्च में या आगे इकोनॉमिक्स में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस संदर्भ में इस पेपर को पढ़ना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या उनके उद्देश्य के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो यहां ये टेक्निकल है, ये थ्योरेटिकल पेपर है, दोनों में से आपको चयन करना है, एक पेपर आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर 100 अंकों का, और ये दोनों भी 100 अंकों के, ये भी 100 अंकों का, और नीचे वाला प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, ये भी 100 अंकों का पेपर है। 200 अंक का आपका ये मूल्यांकन होगा एनुअल एग्जाम में। ये आपको कंपल्सरी तौर पर पढ़ना है और इन दोनों में से एक का चयन करना है। तो आज हम इस वीडियो में जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम फर्स्ट पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताना होगा कि इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विकास और वित्त, ये तीन विषय एक साथ लिए गए हैं। इनका सामान्य परिचय, ट्रेड, डेवलपमेंट और फाइनेंस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको यहां इस बुक में राइटर ने लिखा है, और उसको पढ़ना है, समझना है। तो तीन भागों में से हम फर्स्ट यूनिट में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है। पहले यूनिट में आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा करेंगे, दूसरे यूनिट में आप विकास की चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी मॉडल है, डेवलपमेंट का मीनिंग है, उसके विकास के मेजरमेंट है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और तीसरा जो यूनिट है आपका वो फाइनेंस का है, जिसमें आपका अनुकूलतम बजट सिद्धांत, फाइनेंस कैसे हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से इसके स्रोत हैं, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका एरिया क्या है, टैक्स के कौन कौन से कैनन बने हैं, कौन कौन से सिद्धांत बने हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी का क्या यूज इकोनॉमी के अंदर है, कैसे उसका निर्धारण होता है, वो सारी चर्चा हम थर्ड यूनिट में फाइनेंस में करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण और महत्व, ये तीन बातें हैं इसके अंदर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण और महत्व। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले हम
करेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यापार की आवश्यकता क्यों। सबसे पहले हमें व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम प्राचीन में जाएंगे और वहीं से इस बात को लेकर आएंगे। तो प्राचीन काल में सभ्यता और संस्कृति का विकास बहुत कम था। मानव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं के संसाधन, स्वयं के कौशल से पूरा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जाकर सभ्यता और संस्कृति युगों युगों तक विकास हुआ और धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो हम ये महसूस करने लगे कि इतनी आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी, इनको पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, हमारे पास श्रम सीमित है, समय सीमित है, हमारे पास तकनीक नहीं है। तो हमने जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई तो हमने ये महसूस किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो उस संदर्भ में उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे मन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को गृह व्यापार भी कहते हैं, इसे ही आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, और यही राष्ट्रीय व्यापार भी कहलाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब यहां दो क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं का विनिमय, दो क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं का लेन देन, इसलिए इसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा गया। जैसे राजस्थान और गुजरात दो रीजन बनते हैं, दो स्टेट बनते हैं, उनके बीच में किसी वस्तु सेवाओं का लेन देन और विनिमय करेंगे तो वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा। इसे गृह व्यापार, गृह व्यापार का मतलब ये अपना व्यापार है, अपने देश के अंदर व्यापार हो रहा है, इसलिए इसको गृह व्यापार। आंतरिक दिशाओं में संपन्न हो रहा है, हमारे देश की जो स्पेशल्स बन रही हैं उनके अंतर्गत हो रहा है, इसलिए इसको आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। और इन सारे व्यापारों का निष्कर्ष नेशनल ट्रेड में बनता है, राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा जो बात की है यहाँ पर वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है दो देश, दो देश, दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। जैसे भारत और अमेरिका, विभिन्न वस्तु सेवाओं का जो व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में होगा ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इसमें दो पक्ष बनते हैं, पहला पक्ष आयात, दूसरा पक्ष निर्यात। आयात का मतलब दूसरे देश से अपने देश में वस्तु सेवाओं को मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। तो आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बताती है। लेकिन छात्रों यहां पर अर्थशास्त्रियों के बीच में इस बात को लेकर मतभेद है। मतभेद किस बात का है कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, इस अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों व्यापारों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिसमें एडम स्मिथ, रिकॉर्डो और जेएस मिल, ये तीन विद्वान ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा वो अलग होगा और जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, दोनों की जो दशाएं बनती हैं वो अलग अलग है। इसलिए अंतर क्षेत्रीय व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग किया जाता है क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रों में ओवलिन, हेक्सचर, ये दोनों कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशेष दशा है। कहने का मतलब इसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं को आगे बढ़ाकर हम अंतरराष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त करते हैं।
इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की जरूरत नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांत की जरूरत है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार ही आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार बनता है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग सिद्धांत की जरूरत नहीं। अब ये जो मतभेद हुआ है, इस मतभेद को दूर करने के लिए हमें दोनों प्रकार के व्यापारों में समानता और असमानता पर चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले अपन समानता पर चर्चा करते हैं कि दोनों व्यापारों में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। तो समानताएं, पहली समानता है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। देखिए छात्रों, पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि श्रम अपनी कुशलता के आधार पर कार्य को करता है, जिसमें श्रम का 3 भागों में बांटा गया है: कुशल श्रम, अर्धकुशल श्रम और अकुशल श्रम। ये 3 प्रकार का श्रम हो गया: कुशल श्रम, अर्धकुशल श्रम और अकुशल श्रम। कुशल श्रम ट्रेड लेबर होता है, जिसमें ट्रेनिंग प्राप्त किसी काम को बहुत दक्षता के साथ, या फिर यूं कह सकते हैं कम समय में कम लागत के साथ वो आसानी से उस काम को सरल बना सकता है। अर्धकुशल, जिसके पास ट्रेनिंग होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से उस काम को करने में समय और श्रम दोनों ज्यादा लेता है। अकुशल श्रम ट्रेन श्रम नहीं होता है, वो किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि कुशल और अर्धकुशल श्रम मानसिक श्रम है, व्हाइट कॉलर लेबर, और जो अकुशल श्रम है ये शारीरिक श्रम है, फिजिकल लेबर। ये ब्लैक कॉलर लेबर के तहत आता है, ये व्हाइट कॉलर लेबर के तहत आता है। तो यहां कुशल श्रम, अर्धकुशल और अकुशल, ये श्रम विभाजन को स्पष्ट करता है कि हर स्थिति में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से श्रम होगा और वो वस्तु सेवाओं का अलग अलग तरीके से उत्पादन करेगा। विशिष्टीकरण का मतलब यहाँ विशेष प्रकार की भौगोलिक दशाएं हो सकती है, या किसी की मानसिक दशाएं हो सकती है, जिसमें मन मस्तिष्क या अपने विचारों से जो दशाएं उत्पन्न की जाएंगी, उस प्रकार की दशाएं हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं बीकानेरी भुजिया, यहाँ बीकानेरी भुजिया में जो विशिष्टता बनी हुई है वो वहां की भौगोलिक दशाओं के कारण है। कुछ इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं वहां उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से बीकानेरी भुजिया के अंदर विशिष्टीकरण की प्रक्रिया लागू होती है। इसी प्रकार एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे एक दर्जी होता है और एक मोची होता है। मोची का काम है जूते बनाना और दर्जी का काम है कपड़े सिलना। मोची जूते बनाने में विशिष्टीकरण को प्राप्त है और दर्जी कपड़े सिलने में विशिष्टीकरण को प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के पास 8 घंटे का श्रम है। दर्जी के पास भी 8 घंटे का श्रम है और मोची के पास भी 8 घंटे का श्रम है। यदि अंतरराष्ट्रीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार नहीं किया जाए तो उस स्थिति में दर्जी को कपड़े भी सिलने पड़ेंगे और जूते भी बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे का श्रम वो अपना कपड़े सिलने में लगाएगा और 4 घंटे का श्रम वो अपने जूते बनाने में लगाएगा। अब यहाँ जो ये प्रक्रिया बताई गई है, ये विशिष्टीकरण को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि दर्जी विशिष्टीकरण कपड़े सिलने में प्राप्त है, जबकि मोची जूते बनाने में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को ये माननी होगी, दर्जी को भी आनी होगी और मोची को भी आनी होगी। यदि ये दोनों श्रम विभाजन करते हुए विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो दर्जी को भी लाभ होगा और मोची को भी लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? इन 8 घंटे को दर्जी यदि कपड़े सिलने में लगाएगा तो तुलनात्मक रूप से कपड़े ज्यादा सिलेगा, और यदि इन 8 घंटे को मोची जूते बनाने में लगाएगा तो तुलनात्मक रूप से मोची ज्यादा जूते बनाएगा। और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से वस्तु सेवाओं का क्या कर लें? विनिमय कर लें। मोची अपने जूते बनाए हुए दर्जी को दे दे, दर्जी अपने कपड़े सिले हुए मोची को दे दे, दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और इससे दोनों को लाभ होगा। तो यह कहने का मतलब यह है कि चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन की
हमेशा पाई जाती है। दूसरा जो बिंदु है इसमें समानता का वो है दो पक्ष। दो पक्ष की मैं चर्चा कर चुका हूं। एक पक्ष लेने वाला होता है, एक पक्ष देने वाला होता है, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में दो पक्ष होते हैं। जब तक व्यापार में दो पक्ष नहीं होंगे तब तक व्यापार करना संभव नहीं है। तीसरा इनमें जो समानता है वो लाभ का उद्देश्य। दोनों व्यापारी इस काम को इसलिए करते हैं ताकि दोनों को लाभ प्राप्त हो। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी जो व्यापार किया जाएगा, वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, वो लाभ के उद्देश्य में भी किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी यदि व्यापार किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में भी इसका प्रभाव देखा गया है। जब दो व्यक्ति या दो गुट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं व्यापार के कारण, तो उनकी सामाजिक जो स्थितियां है, सामाजिक संबंध है, उनमें सुधार होता है। साथ में दो देशों के राजनीतिक संबंधों में भी सुधार होता है। हम उदाहरण ले सकते हैं भारत और पाकिस्तान। देखिए, भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है। जब राजनीतिक संबंध इनके अच्छे नहीं है तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है व्यापार पर। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार राजनीतिक संबंध और सामाजिक संबंधों पर निर्भर कर रहा है। हम संपर्क में आते हैं, सांस्कृतिक संबंधों में सुधार होता है। जैसे अमेरिका की जो संस्कृति है व्यापार के कारण भारत में अपनाई जा रही है, भारत की संस्कृति है वो अमेरिका में अपनाई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और राम मंदिर हमारी संस्कृति है, इसको हमने अमेरिका में भी फॉलो किया है। तो कहने को अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और उनकी जो संस्कृति है उसको हम अपना रहे हैं। उसका अपनाने का जो कारण बन रहा है वो भी व्यापार बन रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के बिंदु हैं जो ये क्लियर करते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। और एक्सोनोमिन की जो बात है विभाजन रेखा वाली, दोनों के बीच में विभाजन नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों एक ही हैं। आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे, इसके बाद कल नए वीडियो में आपको इसके जो अंतर है, दोनों में क्या क्या अंतर है उनको बताया जाए। धन्यवाद।